अब कक्षा 11 की जीव विज्ञान विषय की पुस्तक का पहला पाठ जीव जगत सुनेंगे। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है नेमीचंद दाधीच जी द्वारा और समीक्षा की है गायत्री जी भारद्वाज और ललित कुमार जी ने। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय जीव जगत के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीव जगत बहुत ही विस्तृत, निराला और विविधताओं से परिपूर्ण है तथा विभिन्न जीव अलग अलग आवासों में रहते हैं। कोई जीव झील, झरना या महासागर में रहता है तो कोई मरुस्थल या ठंडे पर्वतों पर रहता है। दौड़ता हुआ घोड़ा, उड़ते हुए पक्षी तथा घाटियों में खिलते हुए फूल हमें मोहित किए बिना नहीं रहते, परंतु वास्तव में ये सजीव निर्जीवों से सर्वथा भिन्न नजर आते हैं। आज हम इस विषय में विस्तार से जानेंगे कि जीव क्या है, जैव जगत में विविधता कितनी है, जीवों को कौन कौन से संवर्गों में विभक्त किया जाता है। साथ ही आज हम उन साधनों के बारे में भी जानेंगे जो जीवों की वर्गीकी में सहायक है। बच्चों, जीवों में पाए जाने वाले अभिलक्षणों के बारे में हम परिचित हैं, जैसे श्वसन करना, वृद्धि व गति करना, जनन करना, पर्यावरण के प्रति संवेदना प्रकट करना तथा उपापचयन आदि। ये सभी अद्भुत लक्षण ही उन्हें सजीवता प्रदान करते हैं। अब हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि संख्यात्मक भी हो सकती है तथा भारात्मक भी। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, परंतु प्राणियों में ये वृद्धि कुछ आयु तक ही होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि होती है। इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा व गिना जा सकता। बच्चों, इसी प्रकार जनन भी जीवों का मुख्य लक्षण है। जनन का अर्थ है माता पिता के समान संतति उत्पन्न करना। यही लैंगिक जनन है। कई जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे फंजाई अर्थात कवक लाखों बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है तथा यीस्ट व हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। वहीं प्लेनेरिया यानी चपटाकर्मी में वास्तविक पुनर्जनन होता है। यहाँ पुनर्जनन का अर्थ है कि शरीर का विलुप्त हुआ अंग पुनः जीवित होकर एक नया जीव बन जाता है। शैवाल व मौस का तंतु विखंडन विधि से गुणन करता है। एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु व अमीबा आदि भी द्विखंडन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर, कामगार मधुमक्खी और अनुर्वर मानव युगल आदि। यहाँ अनुर्वर का अर्थ है ऐसे मानव जो जनन की क्षमता नहीं रखते। बच्चों, अब हम जीवों के उपापचयन लक्षण के बारे में जान लेते हैं। उपापचयन सभी प्राणियों व पौधों तथा सूक्ष्म जीवों के शरीर में यानी कि कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती है, जिनके द्वारा इनमें विभिन्न जीव अणुओं का निर्माण होता है। जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलक्षण है अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदना तथा प्रतिक्रिया करना। विभिन्न प्राणी अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। पौधे भी प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों व प्रदूषकों जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मानव ही मात्र ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है, अर्थात स्वचेतन है। और जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। उच्च स्तरीय अध्ययन में बताया गया है कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है, जैसे उत्तकों के गुण इनकी कोशिकाओं की परस्पर प्रतिक्रिया के कारण तथा कोशिकीय अंगकों के गुण इसमें स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया के कारण होते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न उच्च स्तरीय संगठनात्मक जटिलताएं परिलक्षित होती है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की और जैव विकास की कहानी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जीव स्व प्रतिकृति, विकासशील तथा स्व नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। बच्चों, अब हम जैव विविधता के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम अपने आसपास असंख्य प्राणियों व विभिन्न किस्मों के पौधों को देखते हैं, बहुत से जीव तो ऐसे हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते परंतु अपने आसपास होते हैं। अर्थात आज तक पृथ्वी पर स्थित प्राणियों व पादपों की संख्या तथा प्रकार को ही जैव विविधता कहते हैं। ये संख्या 17 लाख से लेकर 18 लाख तक हो सकती है। विश्व में पाए जाने वाले सभी प्राणियों व पौधों को उनके स्थानीय नाम से जाना जाता है, जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलता रहता है।
इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो जाती है। अतः प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह सारे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। ये तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो तथा हम ये जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसी को पहचानना कहते हैं। विश्व के कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन को सरल बनाने तथा प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। जैसे पौधों के लिए वैज्ञानिक नियम हेतु ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया है तथा प्राणियों के लिए ICZN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया गया है। वैज्ञानिक नामकरण में एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का नहीं होता है और प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वंश नाम तथा दूसरा जाति संकेत पद। वे प्रणाली जिसमें प्रत्येक जीव के नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण पद्धति को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है अर्थात इसमें मैंजीफेरा इसके जीनस यानी वंश का नाम है तथा इंडिका इसकी स्पीसीज यानी जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के कुछ सार्वजनिक नियम भी होते हैं। जैसे जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों से लिखे जाते हैं। जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित कर देते हैं। वंश नाम के पहले अक्षर को बड़े अक्षरों में से लिखते हैं जबकि जाति संकेत पद के प्रथम अक्षर को छोटे अक्षर से लिखा जाता है। जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखते हैं जिन्होंने सबसे पहले उस जाति का वर्णन किया था। आओ बच्चों, अब हम वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों का उनमें सरलता से दिखाई देने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे हम पौधों और प्राणियों, कुत्ता, बिल्ली और कीट को सरलता से पहचान लेते हैं क्योंकि इन शब्दों का उपयोग करने से उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ विशेष गुण आ जाते हैं जिनका उस वर्ग से संबंध होता है। मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो हम ऐसे जंतु के बारे में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, प्राणी, पौधे आदि ये सभी सुविधाजनक वर्ग हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। टैक्सा विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को बता सकता है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टैक्सा है। कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। अर्थात गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे जीव की संरचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं। इसी प्रकार हम कहेंगे कि विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति ये ऐसे प्रक्रम है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। अध्ययन की इस शाखा को सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। इसलिए कैरोलस लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना था। बच्चों, वर्गीकरण केवल एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम कई सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं और सभी संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकी की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। इसे टैक्सॉन या वर्गक कहते हैं। जिस प्रकार कीट जीवों का एक वर्ग है, इसमें 3 जोड़ी टांगे होती है, ये एक इसका समान गुण है। अतः कीट एक स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों, किसी भी जीव को उसके गुणों की समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा जाता है। पौधों तथा प्राणियों इन सभी में जाति सबसे निचले संवर्ग में आती है। जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ तथा संघ से जंतु या पादप जगत बनता है। ये सभी जीवों के उच्चतर वर्गीकी संवर्ग है। अब हम जीवों के इन वर्गीकी संवर्गों के बारे में एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। वर्गीकी अध्ययन में
जीवों के ऐसे वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज अर्थात जाति कहते हैं। किसी भी जाति को उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर अन्य जाति से अलग कर सकते हैं। वैज्ञानिक नाम पद्धति अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पैंथेरा टिग्रिस शेर के इन वैज्ञानिक नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा टिग्रिस जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा इनके वंश के नाम है। साथ ही प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जातियां भी हो सकती है। जैसे सोलेनम वंश में ट्यूबिरोसम के अलावा नाइग्रिम, मेलांजेना जातियां भी होती है। इसी प्रकार मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आती है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अब हम वंश की बात करते हैं। वंश समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह है जिसमें जातियों के गुण अन्य वंश में स्थित जाति की तुलना में समान होते हैं। जैसे आलू तथा बैंगन ये दोनों अलग अलग जाति है, परंतु ये सोलेनम वंश में आते हैं। बच्चों, अगला संवर्ग फैमिली अर्थात कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। जैसे पौधों के 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ व चीता आते हैं, इनको बिल्ली के वंश फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। इसी प्रकार यदि हम बिल्ली और कुत्ते को देखें तो दोनों में कुछ समानताएं परंतु कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती है। अतः कुत्ते को अन्य कुल कैनिडी में रखा गया है। कई कुलों से मिलकर एक उच्चतर संवर्ग बनता है जिसे ऑर्डर अर्थात गण कहते हैं। किसी एक गण में एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे सोलेनेसी व कोलवोलुनेसी को पोलिसोनियल्स गण में रखा गया है, जिसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। इसी प्रकार फेलिडी व कैनिडी नामक प्राणी कुलों को कार्निवोरा गण में रखा गया है। संबंधित गणों से मिलकर एक संवर्ग बनता है जिसे क्लास अर्थात वर्ग कहते हैं। जैसे गण प्राइमेट जिसमें बंदर, गोरिल्ला व गिबान आते हैं, और गण कार्निवोरा जिसमें बाघ, बिल्ली व कुत्ता आते हैं, इन्हें मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। जंतुओं में वर्गों से अगला उच्चतर संवर्ग संघ बनता है। जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी वर्गों को कोर्डेटा संघ में रखा गया है। कोर्डेटा संघ में इन वर्गों को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर रखा गया है। इसी प्रकार पौधों में जिन वर्गों के लक्षण समान होते हैं उन्हें एक डिवीजन अर्थात भाग में रखा जाता है। बच्चों, जंतुओं के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जंतु जगत एनिमिलिया में रखा जाता है, जबकि पौधे प्लांटी अर्थात पादप जगत में रखे जाते हैं। हालांकि विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बनाए हैं जिससे विभिन्न टैक्सा को उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है, और पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर आरोही क्रम में ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। आओ बच्चों, उदाहरण के तौर पर कुछ जीवों के वर्गीकी संवर्गों को जानकर हम इसे और आसानी से समझ लेते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेट, वर्ग मेमेलिया और संघ कोर्डेटा है। इसी प्रकार घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, इसका वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा और संघ ऑर्थोपोडा है। इसी प्रकार आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका, इसका वंश मैंजीफेरा, कुल एनार्केडियसी, गण सेपिडियल्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी और भाग एंजियोस्पर्मी है। और गेहूं में इसका वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टेवम, वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएल्स, वर्ग मोनोकोटिलिडनी और भाग एंजियोस्पर्मी है। बच्चों, अब हम जीवों के वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें वर्गीकीविदों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विकसित किया है। जीवों की पहचान के लिए प्रयोगशाला तथा बाह्य पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। साथ ही पौधों व प्राणियों के वानस्पतिक नमूने एकत्रित कर भविष्य में अध्ययन के लिए उन्हें परिरक्षित कर लिया जाता है, और ऐसा करने के लिए कुछ विधियां तथा तकनीक भी विकसित की गई है।
जिन्हें हम वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। यह है हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, प्राणी उपवन, कुंजी तथा म्यूजियम अर्थात संग्रहालय आदि। बच्चों, वनस्पति संग्रहालयों में पौधों के एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर और दबाकर हर्बेरियम शीट में सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। म्यूजियम अर्थात वानस्पतिक संग्रहालय विद्यालयों तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। इन संग्रहालयों में पौधों तथा प्राणियों के नमूने अध्ययन के लिए परिरक्षित किए होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर अथवा उन प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। संग्रहालयों में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। बच्चों, वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघरों में पौधों तथा प्राणियों को जीवित नमूने के रूप में रखा जाता है। वनस्पति उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधे की विभिन्न जातियों को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा होता है जिस पर उस पौधे का वानस्पतिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा तथा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान है। इसी प्रकार प्राणी उपवन व चिड़ियाघरों में विभिन्न प्रकार के वन्य आवासी जीवित प्राणी उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियां उपलब्ध कराकर सुरक्षित रखे जाते हैं और इन्हें देख करके हम उन वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार के बारे में सीखते हैं। बच्चों, वर्गीकी सहायता साधनों में चाबी अथवा कुंजी भी एक साधन है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर पौधे और प्राणियों की पहचान के लिए किया जाता है। इस कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुंजी दो विपर्यासी लक्षणों को चुनने को दिखाती है जिसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त हो जाती है। बच्चों, वर्गीकीविदों ने वर्गीकी अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल अर्थात नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ तथा कैटलॉग आदि भी बनाए हैं और इन सब में उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्राणियों व जंतुओं के बारे में विस्तृत विवरण होता है। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों के बारे में जानकारी होती है तथा मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। नियम पुस्तिका उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज अर्थात जातियों को बताती है। बच्चों, आज हमने जीव जगत के बारे में सजीवता के विभिन्न लक्षणों, जैव विविधता, वर्गीकी संवर्गों तथा वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में विस्तार से जान लिया है। मुझे विश्वास है आपने जीव जगत के बारे में ध्यानपूर्वक आत्मसात कर लिया होगा। साथ ही अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर तथा अपने विषय अध्यापक जी से इस संदर्भ में विभिन्न बारीकियों को जानकर आप सीखने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद। तो हमने जीवों के बारे में जाना, बहुकोशिका जीव, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अच्छा बताओ, वो जीव कौन से हैं जो जनन नहीं करते? आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों के वैज्ञानिक नाम व गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना और इस पाठ को आप खुद पढ़ने का प्रयास करना और आपके जो भी सवाल हो उन्हें लिख लेना। या तो अपने सवालों के जवाब अपने बड़े भाई बहनों से पूछ लेना या फिर जब आपके स्कूल खुलें तो अपने टीचर से पूछ लेना। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा तो यहीं खत्म होती है।